ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बेटा इस वीडियो में बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। सो द क्वेश्चन इज, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन। मैंने आपके लिए एक स्टेटमेंट बोर्ड पर लिखी है, द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर देती है, तो इस फिनोमेना को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखिए, जैसे ये डायग्राम आपके सामने, ये मान लो दो मीडियम वन मीडियम टू। अब ये इंसिडेंट लाइट आया, ये लाइट आया, जब ये इस सरफेस से टकराएगा तो ये एक मीडियम से अब दूसरे मीडियम में जाएगा, दूसरे में, तो ये अपने ओरिजिनल पाथ को फॉलो नहीं करता। इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, लेकिन जैसे ये लाइट इस मीडियम में एंटर करती है तो ये अपने पाथ से मुड़ गई। मैंने ये नहीं बोला आपको कि वो किधर मुड़ेगी, वो नज़दीक भी आ सकती है, इस केस में देखो तो वो दूर भी आ सकती है। तो द फिनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ना तो क्वेश्चन इज कब ये इधर मुड़ेगी, कब ये दूर जाएगी। इधर मुड़ना मतलब ये जो लाइन मैंने आपको ड्रॉ किया है, ये लाइन नॉर्मल है, यानी कि जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये नॉर्मल की तरफ भी बेंड हो सकती है, ये नॉर्मल से दूर भी जा सकती है। सो ना तो क्वेश्चन आया है कि कब ये नॉर्मल की तरफ आएगी, कब ये नॉर्मल से दूर जाएगी। तो इसके लिए हमें जानना होगा कि जो मीडियम होते हैं, मीडियम वो कितने तरह के होते हैं। तो आंसर है बेटा, मीडियम आर ऑफ टू टाइप्स। मीडियम्स आर ऑफ टू टाइप। वन इज कॉल्ड रेयर मीडियम, द अदर इज कॉल्ड डेंसर। रेयर मीडियम या डेंसर। तो जो मीडियम जो होते हैं ना, आमतौर पे ये मीडियम आपस में कंपेरिजन में होते हैं। कौन से दो मीडियम है? रेयर है, डेंसर है। इसका पता कैसे लगेगा? पहले इनकी जनरल डेफिनेशन समझो आप। इसकी जनरल डेफिनेशन ये होती है कि जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है वो मीडियम रेयर है, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है वो डेंसर है। अ मीडियम इज सेड टू बी रेयर if the speed of light is large, is said to be denser if the speed of light is small. अब यहाँ एक बात जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि कोई भी मीडियम रेयरर भी काम कर सकता है एक पर्टिकुलर कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में वो डेंसर भी काम कर सकता है। जैसे मान लो तीन मीडियम, मीडियम वन, मीडियम टू, मीडियम थ्री, इसमें लाइट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड मान लो। इसमें लाइट की स्पीड है मान लो 70 मीटर पर सेकेंड, इसमें लाइट की स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं कॉम्बिनेशन इन दो मीडियम का लूँ, तो देखो इस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है, इस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है, तो इसका मतलब ये रेयर हो गया और ये डेंसर हो गया। ओके, लेकिन अगर आप इन दोनों को सोचो तो इसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है, इसमें कम है, तो अब ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। तो मीडियम टू को सोचो आप, मीडियम टू वन के कंपेरिजन में डेंसर है, लेकिन थ्री के कंपेरिजन में ये मीडियम रेयर हो गया। मेरा कहने का बहुत सिंपल मीनिंग ये है कि एक मीडियम अगर कभी डेंसर काम कर रहा है तो नेक्स्ट केस में वो रेयरर की तरह भी काम कर सकता है। ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस मीडियम को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हुआ बेटा मीडियम के बारे में टॉपिक। ओके, अब हम लोग जब मीडियम के बारे में बात करते हैं तो हम मीडियम को एक और तरीके से भी डिफाइन करते हैं, और वो दूसरा मेथड है मीडियम को डिफाइन करने का बेटा, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? पहले तो आप ये सोचिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, मैं एक मीडियम की बात कर रहा हूँ, तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is the ratio of speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. Speed of light in that medium, कौन सा मीडियम? जिस मीडियम के बारे में आप बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट। तो बेटा कोई मीडियम रेयरर होगा या डेंसर होगा वो इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। जिस मीडियम का म्यू वैल्यू लार्ज होगा, वो डेंसर होगा, और जिसकी म्यू वैल्यू स्मॉल होगी वो रेयर होगा। एयर के लिए या वैक्यूम के लिए हम लोग म्यू को 1 मानते हैं, लगभग 1 मानते हैं। हालांकि वैक्यूम के लिए 1 होता है और एयर के लिए लगभग 1.008 के आसपास होता है,
1.006 के आसपास होता है, लेकिन हम एयर और वैक्यूम को एक मानते हैं। आप ये कह सकते हो कि हमारा जो एयर है ना या वैक्यूम है, इट इज़ द रेयरेस्ट मीडियम, ये सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट मीडियम, यानी कि लाइट की स्पीड इसमें सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जैसे जैसे और मीडियम में जाते जाओगे वैसे वैसे लाइट की स्पीड जो है आपकी चेंज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और जिस मीडियम में जितनी लाइट की स्पीड कम होगी वो मीडियम उतना ही ज़्यादा डेंसर होता चला जाएगा। तो आप अब किसी भी मीडियम के रेयरर या डेंसर होने के दो तरीके ढूंढ पा रहे हो। एक तरीका कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयरर और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर। दूसरा, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है वो रेयरर, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है वो डेंसर। इस तरीके से आप इसके बारे में सोच पाएंगे। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कैसे बिहेव करेगी। मैंने आपके सामने बोर्ड पर एक सिचुएशन है तैयार कर। अब मान लो लाइट एंटर कर रही है रेयरर से डेंसर में। हमने ये पढ़ा कि रिफ्रैक्शन जो होता है वो चेंज इन पाथ ऑफ लाइट को करता है। अब लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द लाइक दिस। लेकिन अगर ये डेंसर से रेयरर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम दैट, ये नॉर्मल से दूर चलेगी। मीन दिस रे व्हेन द रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, and when it goes from denser to rarer medium it will bend away from the normal. So rarer से denser जाएगी तो bend towards normal और denser से rarer जाएगी तो bend away from the normal. तो ये तो हुआ बेटा रिफ्रैक्शन का बिहेवियर कि कैसे लाइट बेंड करती है, इधर उधर जाती है। अब somebody ask you what is the cause of refraction? Cause of refraction, cause of refraction, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो बेटा आंसर है वन वर्ड आंसर, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी स्पीड को चेंज कर देती है, एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो सम मोर टर्म्स आर देयर, कुछ और टर्म्स सोचिए बेटा, तो डिफाइन करते हैं हमसे। देखो ये नॉर्मल है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, एंड हियर इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है ना, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, and this angle is called angle of refraction, angle of refraction. Just here angle of incidence and angle of refraction, angle of incidence and angle of refraction, ये है बेटा डायग्राम के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। थोड़ा और अच्छा अगर आप यहाँ से सोचते हैं तो यू कैन एज्यूम, यू कैन थिंक अबाउट दिस एंगल आल्सो। देखो ये लाइट का ओरिजिनल पाथ है, अगर ये मीडियम ना होता तो ये लाइट सीधी जाती, सीधी, लेकिन ये इधर बैंड कर गई तो कितना ये बैंड कर गई, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और इस केस में डेल्टा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आई माइनस आर आई, ऐसे आप यहाँ चेक करो, ये ओरिजिनल पाथ था लाइट का, तो इतनी बैंड कर गई, इसे एंगल ऑफ डेविएशन करेंगे, और इस केस में डेल्टा की वैल्यू आएगी आर माइनस आई, आर माइनस आई। तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्शन। सो नाउ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ जैसे रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था वैसे ही हम रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट वन इज ऑन द बोर्ड। पहला लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all will meet at a point and lie in the same plane. ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है और नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं और एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। ये तो बड़ा सिंपल सा लॉ है, जस्ट लाइक द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ द सेकंड लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के भी दो लॉ हैं, फर्स्ट आपके सामने। नाउ सी द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इज नेम्ड एज स्नेल लॉ। स्नेल लॉ क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिमेंबर इट बेटा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मैं लिख रहा हूँ
तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेकंड मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस डेंसर मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगर आपको इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप साइन आई बाई साइन आर कर दीजिए, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा. कौन से मीडियम का? इस दूसरे मीडियम का. दूसरा मीडियम किसे कहते हैं? दूसरा मीडियम वो होता है जिसमें रे जा रही है. तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. चलिए अब मैं आपको ना म्यू के बारे में थोड़ी सी डिटेल और बताता हूँ. ओके देखिए, म्यू की ये डेफिनेशन हम सभी जानते हैं. म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि म्यू इक्वल टू सी बाई वी. अब थोड़ा सा म्यू को डीपली समझने की कोशिश करो बेटा. बेसिकली आमतौर पर हम एयर को या वैक्यूम को स्टैंडर्ड मीडियम मानते हैं और इसको देखते हुए बाकी सभी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं. जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, मैंने बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये आया आपका 4/3 यानी कि 1.33. तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का है ये एयर के रिस्पेक्ट. लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप कोई भी कंपैरिजन कर रहे हो क्योंकि रिफ्रैक्शन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एयर से ही किसी मीडियम में जाए. हो सकता है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो एयर के अलावा कोई और मीडियम है उसमें भी जा सकता है. जैसे ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है. तो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में. अब लाइट जब एयर से ग्लास में जाएगी या एयर से वाटर में जाएगी तो इन दैट केस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम है. या कुल मिला के अभी हमने जो डिस्कशन किया है वो एयर के रेफरेंस में. लेकिन अगर सपोज करो रे आपकी वाटर से ग्लास में जाए तब क्या करें? तो उस केस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर. और तभी हम ये चेक कर पाएंगे कि भाई वहाँ पर कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट कितनी बैंड. मेरा बात सिंपली ये है कि हम लोग दो मीडियम के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपस में निकालना सीखेंगे. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एयर होते हैं. और एक और बात, आमतौर पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का निकालते हैं? अगर हम एयर और वाटर की बात करें, एयर और ग्लास की बात करें तो आपको लगता है हम वाटर का निकाल रहे हैं, ग्लास का निकाल रहे हैं. लेकिन मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का निकालते हैं जिस मीडियम में रे जा रही है. हालांकि फाइनल आंसर हम डेंसर मीडियम के लिए देखते हैं. तो अब सोचो, आप यहाँ पर सोचो, रे मान लो वाटर से ग्लास में जा रही है तो इसका मतलब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर. तो इसको कैसे कैलकुलेट करें? तो इसको मैं मीडियम 2 मान लेता हूँ, इसको मीडियम 1 मान. तो इसको लिखने का तरीका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. तो μ21 कैन बी रिटन एज C1/C2. अब देखो ये C/V यही तो चीज़ है. जब रे एयर से ग्लास में जाएगी तो ये मीडियम 2 हो गया, ये 1 हो गया. तो C1/C2 एयर की वेलोसिटी को मैं C से लिखूं और C2 को मैं V से लिखूं तो यही तो फॉर्मूला बनेगा, यही तो फॉर्मूला बनेगा. तो आपको इस टर्म में भी याद रखना है μ21 इक्वल टू C1/C2. और आल्सो यू हैव टू रिमेंबर इट इन दिस फॉर्मूला μ2/μ1. आपको ये फॉर्म भी याद रखना है. व्हाट इज μ2? μ2 is the refractive index of medium 2 with respect to air. μ1 is the refractive index of medium 1 with respect to air. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, म्यू की वैल्यू एयर के लिए 1 मान लेते हैं, ये भी ध्यान रखना. और बाकी सभी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है. फॉर ऑल अदर मीडियम म्यू इज ग्रेटर देन 1. तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी सभी मीडियम के लिए 1 से बड़ा होता है. तो जहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा है इसका मतलब वो मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है. दो मीडियम दे दिए, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6. तो 1.6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम डेंसर है और 1.5 वाला रेयरर है. इसके आपस में एक दूसरे के कंपेयर, ये बात आपको ध्यान रखना. लेकिन जब यहाँ पर बात आएगी भाई, यहाँ पर
देखो इसको भी बोलना सीखो, इसको भी समझना सीखो। मान लो आपने यहाँ पे μ21 की वैल्यू निकाली, तो μ21 की वैल्यू मान लीजिए 1.5 आई, यानी कि 3/2 आ गई। सपोज करो, एक एग्जाम्पल मानो, लेट इट बी 3/4 आ गई, 3/4 आ गई, तो ये वैल्यू 1 से कम आ गई। अगर मैं ये कहूँ μ21 = 4/3 आ गई, ये वैल्यू 1 से बड़ी आ गई। दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि अगर μ21 की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो इसका मतलब सेकंड मीडियम फर्स्ट के कंपैरिजन में डेंसर है, और अगर 1 से छोटी आ रही है तो सेकंड मीडियम एक पहले वाले मीडियम के कंपैरिजन में रेयर है। तो अगर आपको एक और बात सीखो यहाँ पे, अगर आपको सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में पता है तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका रेसिप्रोकल। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में भी लिया, अगर μ21 की वैल्यू 3/4 है तो μ12 की वैल्यू, सॉरी मैं यहाँ कुछ उल्टा बोल रहा हूँ, μ21 की वैल्यू 3/4 है तो μ12 की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिर 4/3 हो जाएगी। ये बात क्लियर, ओके। पहली बात अलग थी, ये बात अलग है। पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये वैल्यू 3/4 आ रही है तो इसका मतलब सेकंड मीडियम रेयर है, ये वैल्यू अगर 4/3 आ रही है तो सेकंड मीडियम डेंसर है। ये ध्यान देने वाली बात है। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मुझे एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और दूसरे का निकालना है तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो उसका रेसिप्रोकल होगा। इस तरीके से आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये जनरल फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, μ21 = C1/C2 = μ2/μ1। अब जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, उस बात को ध्यान से सुनना। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी आप कोई भी रिफ्रैक्शन में कैलकुलेशन करते हो तो पहला पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप हमेशा सेकंड मीडियम का निकालोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा आप सेकंड मीडियम का निकालोगे। ये बिल्कुल नहीं सोचोगे कि आपका सेकंड मीडियम रेयरर है या डेंसर है, लेकिन फाइनल आंसर मैच करने के लिए हम हमेशा उसे डेंसर मीडियम के लिए कैलकुलेट करें। आपको ये भी ध्यान रखना है, हम पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकाल रहे हैं और मान लो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सेकंड मीडियम जो है वो डेंसर था तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन अगर वो रेयरर है, पहले आप कैलकुलेशन कर डालिए और कैलकुलेशन करने के बाद आप लास्ट में उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। μ21 का ये फॉर्मूला हो गया, C1/C2 μ2/μ1 आल्सो = sin I/sin R अकॉर्डिंग टू स्नेल। तो ये कुछ फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पर जनरेट हुए हैं जिनको आप वेरियस न्यूमेरिकल में अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बेटा, वो है व्हाट हैपन टू द वेरियस फैक्टर्स। मान लीजिए ये इंसिडेंट लाइट है, इसकी स्पीड है c1, इसकी फ्रीक्वेंसी या इसकी स्पीड आप मान लो c है, ये एयर ही मान लेता हूँ थोड़ी देर, इसकी स्पीड c है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वेवलेंथ लैम्डा है। तो व्हाट हैपन टू दिस वन, इसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बदलती और दो चीज़ें ऐसी हैं जो बदलती हैं। जिनको इसके बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ना बेटा, तो मेरा 1-2 वीडियो पहले वाला वीडियो देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया है। प्लीज़ ये इंश्योर करो कि आपको वो चीज़ पता है। मैं वहीं से उठा, मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसके रिस्पेक्ट। अब इसको आप देखो बेटा, यहाँ से भी समझ में आएगा। म्यू = c/v, व्हाट इज c, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, व्हाट इज v, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। अगर मुझे इस मीडियम में स्पीड निकालना है तो v किसके बराबर होगा, v = होगा c/μ के। तो इस मीडियम में जो वेलोसिटी होगी वो म्यू टाइम कम हो जाएगी, जबकि इस मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी, जबकि वेवलेंथ लैम्डा डैश वो भी λ/μ के बराबर होगा। यहाँ एक रिलेशन सेटिस्फाई हो रही है, c = न्यू × लैम्डा, तो यहाँ भी एक रिलेशन सेटिस्फाई होगी, v = न्यू डैश × लैम्डा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो व्हाट हैपन, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेवलेंथ न्यू टाइम कम हो जाएगी, स्पीड न्यू टाइम कम हो जाएगी, कलर कोई चेंज नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट हैपन व्हेन द रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस।